ये एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिफरेंट टाइप का मिरर देखा था और भी लाइट का कुछ प्रॉपर्टी देखा था। चलिए अब इसी को आगे स्फेरिकल मिरर को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्फेरिकल मिरर में है इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है। इसमें हमको सबसे पहले कनकेव मिरर का देखना है, जिसमें अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहे तब कैसा बनेगा, बियॉन्ड सी रहे तब कैसा बनेगा, सी रहे तब कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में रहे तो कैसा बनेगा, और एट एफ रहे तो कैसा होगा, और बिटवीन पोल एंड फोकस रहे तब कैसा मिरर बनेगा। इसमें ये सारा पोजीशन है इमेज का, और ये सारा इमेज साइज का इमेज है, और ये सारा इमेज का नेचर है। तो ये सब को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम और कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम से हम देखते हैं कि अगर हमारा लाइट अगर किस तरह का इंसिडेंट है उसके अनुसार से कैसा लाइट रिफ्लेक्ट होगा, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो कभी भी हम लोगों को इमेज का पॉइंट दिखाने के लिए, जैसा इमेज का पॉइंट है वैसा दिखाने के लिए हमको कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होता है। कभी भी हम लोगों को 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होता है। 2 से कम जैसे रहेगा वो हम लोगों को इमेज का सही पोजीशन नहीं मिल पाएगा। तो 2 रे किस तरह का हो सकता है, तो यही देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा कनकेव मिरर से, और डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा प्रिंसिपल फोकस से। तो चलिए इसको समझते हैं। ये मान के चलिए कनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। अगर इसके पैरेलल कोई रे आता है तो ये यहाँ से पास करेगा, यानी फोकस से पास करेगा। इधर कहीं सी है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और कन्वेक्स मिरर में इधर से आता है तो इधर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन ये भी अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये भी इधर प्रिंसिपल फोकस ही होता है, और इधर कहीं इसका सी रहता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी का, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा तो वो फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है। ये मान के चलिए कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है, ये एफ है, ठीक है। अगर कोई रे सीधे अगर इसी से पास कर जाए, प्रिंसिपल फोकस से ही पास कर जाए, इनकमिंग रे है, तो वो इसके पैरेलल ही वापस चले जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टीज 1 का ही रिवर्स प्रॉपर्टीज है, और यही चीज़ कन्वेक्स मिरर में भी होता है। इधर आपका प्रिंसिपल फोकस है, इधर सी है। अगर कोई रे यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से वापस जाएगा, मतलब इसके पैरेलल फिर से वापस जाएगा। और किसी भी केस में आपका I=R, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा लगता है। यानी अगर मान के चलिए इधर आपका इंसिडेंट रे है तो इधर मान के चलिए आपका I है, तो इधर आपका R होगा, और ये हमेशा इक्वल होता है। ये I=R हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी ये चीज़ दिखाया हुआ है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो I होता है, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो R होता है। और अगर जहाँ पे ये एंगल इंसिडेंट हो रहा है वहाँ से अगर C को हम मिला देते हैं तो ये वाला पॉइंट नॉर्मल का पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट नॉर्मल का पॉइंट होगा। तो इसके साथ ये हमेशा I=R होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है कनकेव मिरर के लिए,
तो डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो यह इस सेम डायरेक्शन में वापस चले जाएगा। और कन्वेक्स मिरर में भी यही केस होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वह सेम पाथ में वापस चले जाएगा। मतलब मान के चलिए ये आपका कनकेव मिरर है, तो अगर रे इधर से ही आ रहा है तो ये फिर से इधर ही वापस चले जाएगा। और कन्वेक्स मिरर में भी यही होगा, अगर रे इधर से आ रहा है तो फिर से इधर ही वापस चले जाएगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर रे यहीं से पास कर रहा है डायरेक्ट, तो ये इसी डायरेक्शन में फिर से वापस चले जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली आता है, मान के चलिए इधर से आ रहा है किसी एंगल पे, तो फिर से इसी एंगल पे, सेम एंगल पे इधर से चले जाएगा। और यहाँ पर भी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे ये आई है, आई इक्वल टू आर, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। और यही चीज़ कन्वेक्स मिरर में भी हो रहा है, इधर से आ रहा है तो इधर से वापस चले जाएगा। अब चलिए अब इमेज फॉर्मेशन इसका देख लेते हैं। यहीं पे आपका ये टेबल से समझ लेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे है तो कहाँ पे हो रहा है इमेज फॉर्मेशन। कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमने क्या बोला था, कभी भी हमको रे डायग्राम दिखाने के लिए दो इंसिडेंट रे का ज़रूरत पड़ता है। तो एक इंसिडेंट रे हम इधर से ले रहे हैं, एक इंसिडेंट रे हम इधर से ले रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये दोनों रे इधर से आ रहा है और इसके पैरेलल आ रहा है, तो ये किधर से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे किधर से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा था। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा, इमेज बन जाएगा फोकस पे। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इसी के लिए हम इसमें क्या देख रहे थे, अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, पोजीशन फोकस पे बनता है। और इमेज जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, पॉइंट साइज में रहता है। और इमेज कैसा रहता है, रियल रहता है और इन्वर्टेड रहता है, मतलब वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी यानी सी से पीछे है तो कैसा इमेज बनेगा। तो हम क्या बोले थे, कभी भी हमको इमेज का पोजीशन दिखाना है तो हमको दो रे कम से कम चाहिए होता है। तो एक रे पैरेलल टू हम पैरेलल ले रहे हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से पास करके आगे निकल जाएगा। और एक रे हम इधर से ले रहे हैं जो कि मेरा सी से पास करेगा। सी से पास करेगा मतलब ये फिर से इसी लाइन पे फिर से ये वापस आ जाएगा। तो इमेज मेरा कहाँ पे बन रहा है, इमेज मेरा सी और एफ के बीच में बन रहा है और ये छोटा इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा था, मतलब सी से पीछे रखा था, तो इमेज मेरा सी और एफ के बीच में बन रहा है। बियॉन्ड सी अगर है तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा है। डायमेंस्ड बन रहा है मतलब छोटा बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, मतलब वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मेरा सी पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है। तो क्या बोले थे, दो इंसिडेंट रे हम लोगों को चाहिए होता है। तो एक इंसिडेंट रे इसके पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये एफ से इधर आ जाएगा। और एक इंसिडेंट रे हम इधर से लेते हैं फोकस होते हुए, और ये भी मेरा इसके पैरेलल इधर वापस आ जाएगा। तो इमेज मेरा कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे ये दोनों रे आप खुद को काटेगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे खुद को काटेगा इमेज वहीं बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, सी पे ही फिर से इमेज भी बन रहा है। मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, इसमें एग्जैक्टली सी पे ही बनेगा। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी सी पे बनेगा और यह सेम साइज का इमेज होगा और ये भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। नेक्स्ट हम फेनोमेना देख लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो फिर से हम लोगों को दो इंसिडेंट रे चाहिए होगा। एक इंसिडेंट रे हम फिर से इसके पैरेलल लेके जाते हैं तो ये इधर से वापस आ जाएगा, फोकस होते हुए वापस आ जाएगा। और एक इंसिडेंट रे को हम सी से इधर भेजते हैं तो ये सी पे ही वापस आ जाएगा। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बियॉन्ड सी बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है। तो इस फेनोमेना को देख लेते हैं। सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी इमेज बन रहा है और इमेज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा हो जाएगा और यह भी रियल और इन्वर्टेड होगा।
नेक्स्ट फेनोमेना देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे ही रहे, एग्जैक्टली फोकस पे ऑब्जेक्ट रहे, तो यहाँ पे भी दो इंसिडेंट रे चाहिए होगा। एक इधर से इसके पैरेलल हम लेते हैं तो ये फोकस होके फिर से वापस चले जाएगा, और एक हम इमेज लेते हैं जो कि सी से होते हुए इस पर इंसिडेंट होगा और ये वापस फिर से सी पे ही वापस आ जाएगा। तो इमेज इसमें कहाँ बन रहा है, इमेज इधर कहीं दूर जाके इमेज बनेगा, और ये इन्फिनिटी पे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बन जाएगा, और ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा। लास्ट फेनोमेना देख लेते हैं। अगर एफ और पोन के बीच में हम अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये इमेज कहाँ पे बनेगा। इसके लिए भी दो इंसिडेंट रे चाहिए होगा। एक इंसिडेंट रे हम डायरेक्टली इस पे देते हैं जो कि इधर से मेरा वापस चले जाता है। हमने क्या बोला था लास्ट कंडीशन में, किसी एंगल पे अगर कोई इमेज आ रहा होता है पोन पे तो वो उसी एंगल पे वापस चले जाता है। और एक इमेज, एक इंसिडेंट रे हम सी होते हुए इस पे देते हैं तो ये सी पे ही फिर से वापस आ जाता है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज कहीं पे भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे एक दूसरे को नहीं काट रहा है वास्तविक में, तो इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं। ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे ही है और ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे ही है, तो ये मिरर के पीछे एक दूसरे को काट रहा है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। तो इसी के लिए ये देख रहे हैं, अगर P और F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, और यह इमेज भी इनलार्ज होगा, और यह वर्चुअल होगा। वर्चुअल इसलिए होगा क्योंकि यह इमेज के पीछे बन रहा है और इरेक्टेड इमेज होगा। अब कनकेव मिरर का कुछ हम लोग यूजेज देख लेते हैं। तो कनकेव मिरर का क्या यूज है, टॉर्च और सर्च लाइट में कनकेव मिरर रहता है। व्हीकल के हेडलाइट में कौन सा मिरर रहता है, कनकेव मिरर रहता है। शेविंग करने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, ये भी कनकेव मिरर यूज करते हैं। और डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, कनकेव मिरर यूज करता है। मतलब कनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए हम लोग क्या कनकेव मिरर यूज करते हैं इन सब जगहों पर। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। अगले वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम लोग लेंसेज के बारे में देखेंगे। तो ये सब आगे देखना है। तब तक के लिए थैंक्स। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।